न्यूटन भाई साहब आ गए हैं आपकी नींदें उड़ाने। बेटा नाम है आज का अब का टॉपिक क्या है बेटा हमारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम बेटा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें आपस में अट्रैक्ट क्यों करती हैं, ठीक है। और इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, चलो समझाता हूं मैं आपको। अच्छा मैंने ऑब्जेक्ट तो लिए हुए हैं, क्यों टेंशन लेनी है। जरा देखो, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ध्यान से सुनिए, अभी कराऊंगा अभी। बेटा वो क्या कर रहे हैं, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मासेस के ऊपर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन देम। जरा समझिएगा क्या कह रहे हैं, अभी इस पे मत जाओ। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्वियसली अर्थ है, इसका मास ले लीजिए बेटा m1, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। एक और ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने मून, जिसका मास कितना है बेटा m2 है। मास क्या है बेटा m2। ऑब्वियसली इसका मास कुछ और होगा और इसका मास कुछ और होगा। इन दोनों के बीच में क्या रहेगी बेटा, एक फोर्स रहे, इन दोनों के बीच में बेटा क्या रहेगी, डिस्टेंस। तो बेटा इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब यहां पर बेटा मास किसका ज्यादा है, अर्थ का ज्यादा है, जिसकी वजह से ये मून जो है वो चारों तरफ इसके रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। समझ में आ रही बात है नहीं, क्योंकि बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के ऊपर। अगर मास बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो ये बेटा अट्रैक्ट करने लगेगा किसकी तरफ, इस अर्थ की तरफ। और यही वजह है कि बेटा मून जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड दी अर्थ। एनी प्रॉब्लम। लेकिन बेटा बात करें सन की, सन का साइज होता है बेटा अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ा, मैंने तो फिर भी छोटा लिया है, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब आपको क्या लगता है बेटा, इसका भी कुछ मास होगा, ऑब्वियसली होगा, इसका भी कुछ मास है। अब इन दोनों के बीच में भी क्या होगी बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। क्योंकि सन का मास ज्यादा है इसीलिए बेटा ये अर्थ जो है वो रिवॉल्व करने लगता है अराउंड दी सन। तो ये पूरा का पूरा फंडा है किसका बेटा, मासेस का। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मासेस पे, क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा अब बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके बारे में बात करते हैं। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये सारे के सारे प्लैनेट्स बेटा सन के चारों तरफ क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मास जो है वो किसका है बेटा, सन का है। तो जो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किसकी तरफ होगी बेटा, सन की तरफ होगी। इसीलिए सारे के सारे किधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस सन की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर दिमाग में एक बात आती है, सर अगर ऐसा है सबसे बड़ा मास अगर सन का है तो क्या इस मून को इसकी तरफ नहीं भागना चाहिए, अर्थ के पीछे क्यों पड़ा हुआ है भाई, मून उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, आपको किसके पीछे जाना चाहिए बेटा, इस सन के। तो बेटा अब बात आती है डिस्टेंस की। बेटा डिस्टेंस भी देखा जाएगा कि इसका मास तो बड़ा है लेकिन बेटा मून जो है वो अर्थ के ज्यादा पास में है। अर्थ के पास में होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड सन। और इसी फिलॉसफी को उन्होंने बेटा डिटेल में समझाया था। अब बेटा इसको हम न्यूमेरिकली या फिर मैथमेटिकली सॉल्व करके देखते हैं कि क्या है इस चीज का फंडा, ये मून इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा। क्यों ना कोई, अरे चैप्टर खराब नहीं होगा, ध्यान से देखो यार, ऐसे कैसे खराब हो जाएगा, हम पढ़ा रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। जरा समझिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या कह रहे हैं बेटा, एक मिनट रुक जाओ बस मैं एक चीज देख लूं, हाँ लिया हुआ मैंने, हाँ ठीक है बेटा। वो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, मैंने इसका मास ले लिया बेटा m1, बताइए कोई दिक्कत। और एक और ऑब्जेक्ट ले लिया बेटा जो कि है मून, इसका मास है बेटा m2। इन दोनों के बीच की बेटा डिस्टेंस कितनी होगी, अब जरा पढ़ते भी रहो साथ के साथ। मैं कह रहा हूं एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स इज, वो कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। जरा ध्यान से समझिएगा,
बेटा वो ये कह रहे हैं जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस पॉइंट को बेटा जरा ध्यान से समझिए। अगर मैं बेटा छोटी छोटी दो मैग्नेट्स ले लूं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या दो बड़ी बड़ी मैग्नेट्स ले लूं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बड़ी बड़ी मैग्नेट्स के बीच में। क्यों? क्योंकि बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर आपने मास बढ़ा दिया तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज तो उन्होंने ये बोला कि मास के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज बेटा वो क्या बोल रहे हैं जरा समझिए। इन दोनों के बीच में बेटा कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्टेंस भी होगा। डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है इन दोनों के बीच में? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं आपको। या तो आप इन दोनों के सेंटर ले लो और सेंटर को ज्वाइन कर दो, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है, ऐसे निकाल लो डिस्टेंस। या फिर और भी तरीके हैं, कैसे निकाल सकते हो बेटा? आप क्या कीजिए बेटा, इसका स्टार्टिंग का पॉइंट लीजिए और इसका भी स्टार्टिंग का पॉइंट लीजिए, ये वाली डिस्टेंस। या फिर आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसका एंड पॉइंट लीजिए और इसका भी एंड पॉइंट लीजिए। ये सारी की सारी बेटा डिस्टेंसेस क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना, हमें क्या करना है भाई, दोनों के सेंटर को मिला देना है, वही होगी डिस्टेंस बिटवीन देम। बताइए कोई दिक्कत? अब बेटा जरा ध्यान से समझिएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है। मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को किससे डिनोट कर रहा हूं बेटा, आर से डिनोट कर रहा हूं। बताइए कोई दिक्कत? अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने दो मैग्नेट ली थी बड़ी बड़ी, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, एकदम चिपक गई। मैंने क्या किया, इनको पकड़ के थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया। अब बेटा थोड़ी देर तक हिलेंगे, फिर ऐसे घिसते हुए आगे आएंगे, फिर चिपक जाएंगे, ऐसे तो होता है। लेकिन अब बेटा मैंने क्या किया, इनको पकड़ के और दूर कर दिया। क्या किया बेटा, यहां पर रख दिया। अब बताओ क्या अब ये अट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रुक जाओ, आ रहा हूं। वो आपसे ये कह रहे हैं कि भाई मून और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर इनको दूर दूर कर दिया ना तो बेटा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसे मैग्नेट्स के बीच में हो गई थी। तो बेटा ये कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अरे आजा, इज इनवर्सली, इनवर्सली बेटा कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जैसे ही आप थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ाते हो ना, उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसके इनवर्सली, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो क्या कह रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ऑब्वियसली अगर मास बढ़ा दोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और अगर बेटा डिस्टेंस बढ़ा दिया तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इट मींस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। क्या बात समझ में आ रही है? अगर बेटा मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, कंबाइंड कर रहा हूं, तो बेटा एक फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा, क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन देम। बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? इसी चीज को बेटा वो यहां पे आपसे कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन कहां से आ गया भाई? हमने तो किसका साइन पढ़ा है बेटा, इक्वल का साइन पढ़ा हुआ है, उसकी कैलकुलेशन भी हमें आती है। बेटा रीजॉइन करना जरा, आप कहां लिखा है बेटा, ये सिंबल बेटा प्रोपोर्शनलिटी का है, डायरेक्टली और इनवर्सली डिसाइड करता है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर सामने लिखा हुआ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ठीक है। अब बात ये आती है भाई, इसके बारे में तो हमने पढ़ा नहीं है ना, तो क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला क्या बनेगा, जरा ध्यान देना। हमने ये पढ़ा है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है
कोई ना कोई कांस्टेंट लग जाता है, और इस बार बेटा जो कांस्टेंट लगेगा वो लगेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या लगेगा बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। सर पहले तो आपने के से डिनोट किया था, अब आप जी से डिनोट कर रहे हो। बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, तो नाम मैच कर रहा है, इसलिए जी से डिनोट किया, ठीक है। एज सच कोई भी रूल नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिए। हाँ जी, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड, जो वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसको कहते हैं कांस्टेंट। अच्छा, तो बेटा ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो कांस्टेंट लग गया, साथ में इक्वल भी आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये बीच में बार बार मल्टीप्लिकेशन का साइन कौन लगाए? मैंने m1 और m2 कर दिया, और डिवाइडेड बाय बेटा कर दिया क्या? r का स्क्वायर। ये बेटा आपके सामने फॉर्मूला तैयार है। इतनी फोर्स लगती है, कैसे पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स है? ये बेटा कौन बताएगा आपको? ये फॉर्मूला बताएगा। कैसे निकालोगे जरा सुन लो। एक तो आप निकालिए कि इस अर्थ का कितना मास है, दूसरा आप निकालिए इस मून का कितना मास है, और देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। उनकी वैल्यूज को बेटा आप पुट कर दीजिए। जी की वैल्यू क्या है बेटा? फिक्स्ड। और ये जी की वैल्यू क्या है जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। जी की वैल्यू बेटा क्या है? फिक्स्ड है। क्या है बेटा? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया? न्यूटन नहीं सर, क्या है? अरे सर थोड़ी देर रुक जाओ बेटा। न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये होती है बेटा वैल्यू। अभी इस यूनिट पे बात करेंगे, उस पर फोकस मत करो। आप इधर देखिए 6.67 इंटू 10⁻11, यही है भाई। क्या? अरे ठीक है, वो 6.673 से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें बेटा रफली यही वैल्यू यूज करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो जी की वैल्यू तो हो गई बेटा फिक्स्ड। बेटा मास ऑफ अर्थ हमें पता है, हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा। किसने कैलकुलेट किया? मैंने नहीं भाई, साइंटिस्टों ने कैलकुलेट किया। और मास ऑफ मून भी हमें पता है। इन दोनों के बीच की बेटा डिस्टेंस अभी आप लोगों ने सुनी होगी जब चंद्रयान लॉन्च किया गया तब, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे और देखेंगे कि अर्थ और मून के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ जी भाई साहब, खेल लिए? तो जरा देखिए। हाँ जी, कुछ डाउट था आपका? सर उसे कैपिटल एम और स्मॉल एम में नहीं करते? ऐसा सच कोई रूल नहीं है बेटा, आपने बुक में देखा हो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। वो ये कह रहे अर्थ के मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, बहुत सारी बुक में दिया हुआ है। लेकिन बेटा ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा ना, मैं किस से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चाहूँ सर वो केजी स्क्वायर मीटर में नहीं है। हाँ, वो डिनोमिनेटर में वो ऊपर माइनस में दिया हुआ, बात एक ही है भाई, वो एक ही बात है। वो स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है, वो एक ही बात है। तो बेसिकली आगे आ जाओ। ये फॉर्मूला बेटा यहाँ से याद रखना है, अभी ये बहुत काम की चीज़ है, आगे भी हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले का, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो कैपिटल जी आया है वो बेटा क्या है आपका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इट इज फाउंड टू बी जी गोज नॉट गोज कह रहा हूँ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। जो बेटा जी की वैल्यू है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो जरा देखिएगा। पहली चीज तो बेटा मासेस ऑफ द बॉडीज, बेटा इसकी वैल्यू जो है वो मासेस के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट है, सभी के लिए कांस्टेंट, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है बेटा? फिक्स्ड है। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद बेटा द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कितना भी कम ज्यादा कर दो बेटा कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सर अभी तो आप कह रहे थे चेंज हो जाएगी, बेटा वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी। क्या थी बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स थी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है बेटा? फिक्स्ड, ठीक है। इसके बाद और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बेटा? मीडियम के ऊपर। द मीडियम इन विच बॉडीज आर प्लेस्ड, भाई अर्थ के ऊपर रखी हुई है या स्पेस में रखी हुई है, इस चीज पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इन फैक्टर्स पे बेटा डिपेंड नहीं करती है। ये चीजें कम ज्यादा होती रहे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कोई भी लेना देना नहीं है। समझ में आ रही बात? यानी
आगे जरा देखिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ, दिस इज बिकॉज इट इज अप्लाइड टू ऑल दी बॉडीज हैविंग मासेस। ठीक है, अच्छा बेटा जरा ध्यान दीजिए, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अभी हमने एक बेटा फोर्स निकाली थी, वो फोर्स क्या थी बेटा, कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अगर बेटा आपसे ये कोई कहे कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कैसे बताओगे? देखो इस g को यहीं पर छोड़ दो, बाकी सारी वैल्यूज उधर ले जाओ, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, और ये दोनों बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड। इसको बेटा ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये हर जगह पर बेटा क्या रहेगा, सेम, चाहे वो अर्थ हो, स्पेस हो, या कहीं भी हिल स्टेशन पे ले जाओ, जी की वैल्यू क्या रहती है बेटा, फिक्स्ड रहती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी बच्चे कोई डाउट है दोबारा से पूछ लो भाई। हाँ जी, इज एवरीथिंग क्लियर? आगे आ जाओ। हैं? अभी नहीं, ये जरा देखो, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर अभी 5-10 मिनट से आप बोलते चले आ रहे हो क्या कि आप क्या कीजिए बेटा, सॉरी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। क्या बोलते चले आ रहे हो बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड है। तो जरा वैल्यू बताइए, बताई तो थी अभी पीछे। तो अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास m1 और m2 है, जिनका मास किस में होना चाहिए, kg में होना चाहिए, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को मैंने क्या किया, r मीटर लिख रहा है। डिस्टेंस किस में होनी चाहिए बेटा, मीटर में। तो इस केस में बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है, जरा ध्यान दीजिए। g की वैल्यू अभी बेटा हमने निकाली है r स्क्वायर ओवर, बेटा मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है m1, कुछ भी मास हो, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। दूसरा एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, इसका भी मास कुछ भी हो, डजेंट मैटर। इन दोनों के बीच की बेटा डिस्टेंस होगी कुछ 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, डजेंट मैटर। कुछ भी बेटा इन दोनों की वैल्यूज हो, जब आप यहां पर पुट करोगे तो बेटा g की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और बेटा क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सर पहले तो आपने डिनोमिनेटर में लिखा था, अब आपने ऊपर रख दिया। बेटा वहां पे जब मैंने लिखा था तो उसकी पावर मैंने पॉजिटिव ली थी, अब मैंने सामने लिखा है तो पावर क्या ले ली है बेटा, मैंने नेगेटिव। वहां पे स्पेस नहीं था इसलिए ऐसा कर दिया था। तो बेटा ये होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, और किसी भी क्वेश्चन में रेयरली आपको ये वाली वैल्यू गिवन होगी, तो आपको ये वैल्यू तो याद करनी है। समझ में आ गई बात? यानी हो सकता है भाई दे दें, बट ना दी हो तब भी आपको ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, बेटा इसकी यूनिट की वैल्यू तो बता दी मैंने आपको। यूनिट जरा देखिए, यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, कैसे आई ये यूनिट मैंने कैसे लिख दी भाई? बेटा जरा ध्यान दीजिए, बेटा फोर्स क्या होता है, न्यूटन। भाई फोर्स किसने बताया था, न्यूटन भाई साहब ने बताया, अभी तो देखा हमने। तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन। इन दोनों के बीच की बेटा जो डिस्टेंस है वो किस में हमने ली है, मीटर में ली है। और बेटा मीटर का क्या है, देखो डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में बेटा क्या है, इन दोनों के मासेस। तो मैंने बताया इसका भी आप मास लोगे केजी में, और इसका मास भी आप लोगे केजी में। तो जब दो बार केजी इंटू केजी आएगा तो केजी का स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यहां पर बेटा आ गया, और ये देखो डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, देखो पावर यहां नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाकर बेटा क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव। बताइए कोई दिक्कत? तो ये है एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कई बार 1 मार्क में तो सिर्फ यूनिट पूछ ली जाती है, तो आपको यूनिट भी याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखिए, ये चीज बेटा प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड है। प्रैक्टिकली दिस वैल्यू हैज बीन फाउंड आउट टू बी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो बेटा ये चीजें
कई सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर करके डिस्टेंस को बढ़ाकर कम करके मासेस को कम ज़्यादा कर करके उनके बीच की फोर्स को कैलकुलेट किया गया है और जी की वैल्यू हमेशा कितनी आई है बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ज़रा देखिए बेटा ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में अगर आप देखें तो बेटा क्या है, फोर्स। और फोर्स हमने पढ़ा था कैसी यूनिट है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इसीलिए बेटा ग्रेविटेशन भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सर फोर्स न्यूटन, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी, हमने पढ़ा था ना बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन बेटा कैसा था, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी बेटा कैसी थी, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये वेक्टर इसीलिए ये वेक्टर, ये वेक्टर इसीलिए ये वेक्टर, और अगर ये वेक्टर तो फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी वेक्टर, ग्रेविटेशनल फोर्स भी वेक्टर। समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा देख लो, किसी बच्चे को कोई भी 1% भी डाउट है तो न्यूमेरिकल्स बेटा कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स का डर एकदम भगा दिया जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? अच्छा, अब जरा इनके डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। द ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द यूनिट मासेस बॉडीज आर बैलेंस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। बेटा कैसे कैलकुलेट की जाती है, जरा ध्यान दीजिए। इन्होंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट लिए, इसका मास लिया बेटा m1 जो कि था 1 kg। ठीक है बेटा, एक और ऑब्जेक्ट लिया, उसका मास भी बेटा कितना रखा, 1 kg। ये तो हम तोल के रख सकते हैं ना भाई, तोल लीजिए। और इन दोनों के बीच की बेटा जो डिस्टेंस थी वो कितनी रखी बेटा, 1 मीटर। क्या रखी बेटा, 1 मीटर। एनी प्रॉब्लम? अब बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स r² ओवर m1 इंटू m2। ज़रा ध्यान दीजिए बेटा, मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, फोर्स को ऐसे ही छोड़ दीजिए। बेटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1, तो बेटा 1 का स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों का मास 1 इंटू 1, तो बेटा बेसिकली ये भी 1 ये भी 1, तो बेटा जी की वैल्यू कितनी आ गई, फोर्स के इक्वल आ गई। और इनके बीच की जब फोर्स कैलकुलेट की गई तो बेटा फोर्स कितनी थी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और जब फोर्स इतनी है, और बेटा फोर्स किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल है, इसीलिए बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। इन दोनों, हाँ कैसे लिख दिया बेटा, ठीक है भाई। अब बेटा ज़रा ध्यान दीजिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, इसको देख के बताओ बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है? हाँ जी, 0। ये नंबर नहीं दिख रहा है इतना बड़ा, 0 कहाँ से? उन सबको छोड़, अर्थ वर्थ सब छोड़ दो, इनको मैं स्पेस में ले गया मस्त घुमाने के लिए ट्रिप पे, वहाँ मैंने रखा है इनको। अब बताओ, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है नहीं लग रही? हाँ जी बेटा, फोर्स ना के बराबर है। कैसे? पावर बेटा माइनस में है। माइनस का क्या मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है इस 10 की पावर 11 को नीचे लेकर जाओ, और 10 की पावर 11 का मतलब है कितने जीरोस बेटा, 11 जीरोस। 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा 11 ही है भाई। इससे बेटा डिवाइड करना है, और इससे डिवाइड करने का मतलब है 0.0000000000067, कुछ ऐसी आएगी बेटा, गिना नहीं मैंने बेटा। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर, मतलब ना के बराबर। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मास बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए बेटा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ना के बराबर है। इसीलिए जब 1 kg की ऑब्जेक्ट रख देते हो, क्या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता। उसके पीछे 2 रीज़न है। पहली चीज़ तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही कम है,
दूसरी चीज बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा है एज कंपेयर टू इन दोनों के बीच में। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो देखने में बहुत बड़ा नंबर है, एक्चुअल में ये बहुत छोटा नंबर है। क्या बात समझ में आ रही है? अब इतना बड़ा कौन लिखे, तो इसकी पावर को हमने नेगेटिव में करके लिख दिया है। बताइए कोई दिक्कत? सर एक दिक्कत, आज बेटा हम, हाँ ये दिक्कत है सर, आगे मत पढ़ाइए। सुन लो मेरी बात सुनो, आज बेटा हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो फोर्स है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहले तो बेटा इनके मासेस, अगर मासेस एक का मास ज़्यादा कर दिया जाए, दूसरे का मास कम कर दिया जाए। फिर हम देखेंगे अगर दोनों का मास बढ़ा दिया जाए। फिर हम देखेंगे बेटा अगर एक का मास कम ज़्यादा रहे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मासेस करके देखेंगे कि फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसी क्लास को हम बेटा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ नोट इट डाउन।